संजना अपने घर की सबसे बड़ी और समझदार बेटी थी, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पर दिन अभिशाप बनता जा रहा था, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन दोनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन संजना का सांवला रंग होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसके माँ बाप को भी अब उसकी चिंता सताने लगी थी। आज फिर उसे देखने लड़के वाले आ रहे थे, तो उसकी माँ उसके लिए लाल रंग के सलवार सूट लेकर आई और बोली, बेटी, इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना और थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना। संजना ने कहा, माँ, मुझे क्यों आप हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़के वालों के सामने भेज देती हो? उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकती ना। एक तो तेरी भाभी हमें हर वक्त ताने सुनाती रहती है, और फिर तेरी उम्र भी तो निकलती जा रही है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तो बस चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाना। संजना की माँ गुस्से में बोलकर बाहर निकल गई, तो संजना बेचारी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाती रही। संजना की माँ जब बाहर आई तो संजना के पिता बस इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। उन्हें ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर संजना की माँ ने कहा कि आखिर आप कब तक ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे? नहीं संजना की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो बहू हमारी बेटी को उम्र भर ताने ही मारती रहेगी। बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं देख सकता अपनी बेटी को ऐसे दुखी होते हुए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के के माँ बाप और खुद लड़का गाड़ी में से उतरे, तो दरवाजे पर संजना के माँ बाप हाथ जोड़ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। अंदर आते ही संजना के पिता ने कहा कि साहब, हमारी बेटी बहुत ही गुणी और समझदार है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। हर बात में निपुण है हमारी बेटी। तभी लड़के के पिता ने कहा, अच्छा जी, देखते हैं आपकी समझदार लड़की को, जरा बाहर तो बुलाइए। तभी संजना अपनी भाभी के साथ चाय नाश्ता लेकर आती है और लड़के वालों को देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग भी चेहरे को ही देखेंगे। जब संजना उनके सामने आई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सब रुक गए। लड़के की माँ कमला जी कहती हैं, अरे यह तो बहुत काली है भाई साहब, आप ही देखिए, क्या ये हमारे बेटे के बराबर में बैठने लायक भी है? आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरे लाखों में एक हीरे जैसे बेटे के गले बांधने चले थे, पर हमें पसंद नहीं आपकी संजना, अपने पास ही रखिए ऐसे समझदार बेटी को। तभी संजना के पापा ने संजना से कहा कि बेटी तुम अंदर जाओ। जब संजना अंदर चली गई तब उसके पिता ने लड़के वालों से कहा कि साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज मेरी बेटी के लिए रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी हमारी। मैं आपको जितना कहेंगे उतना दहेज देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़के के पिता राम सिंह जी बहुत ही लालची व्यक्ति थे। दहेज की बात सुनते ही कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के दहेज में क्या दे सकते हैं? तभी संजना के पिता रमेश जी बोले कि जो आप कहेंगे साहब। उनकी ऐसी बातें सुनकर नवीन भड़क उठता है और अपने पिता से कहता है, पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो लड़के की माँ कावेरी जी उसे कहती है कि तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना, तो छोटे बीच में नहीं बोलते। अपनी माँ की बात सुन नवीन गुस्से से बाहर चला गया। उसके जाते ही कावेरी जी बोली, फिर ठीक है, आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। बस इतना सुनते ही संजना की माँ बहुत खुश हो गई और अंदर जाकर अपनी बेटी से बोली कि बेटी, आज रिश्ता पक्का हो गया है। तो संजना यकीन नहीं कर पाई और सोचने लगी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पर सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए? संजना की माँ बोली कि संजना मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से ही हाँ किया है। घर जाकर नवीन कहता है कि आप लोगों ने ही ये क्या किया? मैं उस बदसूरत लड़की की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, और आप लोग जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बिठा देंगे। तभी उसकी माँ बोली कि बेटा, वो लोग मनचाहा दहेज देने के लिए तैयार हो गए तो हमें और क्या चाहिए? एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, फिर उस काली का क्या है? नौकरानी बनकर घर का काम तो कर ही लेगी ना। तो नवीन ने कहा कि माँ, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और अरे नहीं बेटा, बस एक बार दहेज ले लेते हैं, फिर तुम उस काली कलौटी के नजदीक भी मत जाना। कुछ दिनों बाद संजना के पिता ने खूब धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। संजना बड़ा सा घूंघट निकाले नवीन के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। औरतें भी संजना का मुंह देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कावेरी ने आखिर किस चांद के टुकड़े को पसंद किया है। तभी कावेरी जी संजना के कान में कहती है कि वोट बिल्कुल भी मत उठाना। नवीन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो संजना के साथ खड़ा होने पर भी घृणा महसूस कर रहा था। कावेरी जी गृह प्रवेश करवा करके
घर के अंदर ले आई। सभी आस पड़ोस के औरतें कहने लगी, अरे कावेरी बहन, अब तो बहू की मुंह दिखाई कर दो, हम भी तो देखें कि आखिर आप कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई हैं, हम नजर नहीं लगाएंगे। ऐसा कहकर सारी औरतें हंसने लगी। कावेरी जी ने बहुत बहाने बनाए पर संजना का चेहरा नहीं छुपा पाई। जब औरतों ने जिद की तो कावेरी जी ने झिझकते हुए संजना का घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही सभी औरतें चौंक गईं और बोली, ये क्या कावेरी बहन, अपने राजकुमार बेटे के लिए किसे उठा लाई तुम? औरतों की ये बातें नवीन को बहुत ही शर्मिंदा कर रही थी। रात को जब संजना कमरे में आई तो नवीन गुस्से में लाल पीला होकर बेड पर बैठा था। संजना जैसे ही बेड पर बैठने लगी तो नवीन ने उसे धक्का देते हुए कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? तेरी औकात जमीन पर ही है और आज से तू वही सोएगी, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी संजना रोते हुए बोली, फिर शादी ही क्यों की आपने? चुप कर काली कलूटी, बाहर इतनी बेइज्जती करवा कर भी मन नहीं भरा तेरा? नवीन चिल्लाकर बोला और बेड पर सो गया। संजना वहीं नीचे रोते रोते सो गई। सुबह उठकर फ्रेश होकर किचन में गई और नवीन के लिए चाय बनाने लगी। डरी सहमी सी चाय का कप लेकर कमरे में आई और नवीन को जगाने लगी। नवीन जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। नवीन आंखें मसलते हुए उठा और संजना को सामने खड़ा देखा तो गुस्से में लाल हो गई आंखें। संजना फिर से धीमे स्वर में बोली, नवीन जी चाय पी लीजिए। तो नवीन ने चाय का कप उसके हाथ से छीनकर उसी के हाथ पर डाल दिया। गर्म चाय से संजना का हाथ जल गया और वो चिल्लाई तो सांस तोड़कर आई और बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? संजना रोते हुए बोली कि इन्होंने गर्म चाय से मेरा हाथ जला दिया। तभी कावेरी जी गुस्से से बोली, चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा था सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने के लिए? सारी चद्दर खराब कर दी, ये रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर। नवीन बेटा, तेरे लिए गरम नाश्ता बनाया है, जल्दी से नहा धोकर के डाइनिंग टेबल पर आ जाना, कहकर कावेरी भी बाहर चली गई। संजना ने अपने जले हाथ पर थोड़ी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई, क्योंकि उसके आंसू देखने वाले कोई नहीं था। मन हल्का करने के लिए अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ नवीन जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो माँ ने कहा, बेटी अभी कल ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें सच सवर कर रिझाने की कोशिश कर, उनके दिल का हालचाल जान। इतना कहकर उसकी माँ ने फोन रख दिया। दूसरे दिन संजना सज धज कर नवीन के पास गई तो नवीन लैपटॉप देख रहा था तो वो धीरे से बोली, देखो जी मैं कैसी लग रही हूँ? नवीन ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और आईने के पास ले जाकर कहा, देख लो अपनी बदसूरत शक्ल कैसी लग रही हो, और फिर से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और संजना वहीं बैठकर रोती रही। 2-3 दिन बाद नवीन के कुछ दोस्त आए तो नवीन ने उन्हें बाहर बगीचे में ही बैठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार नवीन, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, चल यार, शादी में तो नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी से तो मिला दे। तो नवीन परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर अब उस बदसूरत से इनको मिलाया तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब संजना भी देख रही थी, इसलिए उसने सोचा कि ये लोग खास तौर से मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होकर उनके सामने जाना चाहिए। उसने आईने के पास जाकर ढेर सारा पाउडर लगाया और चाय नाश्ता लेकर उनके पास गई और जाकर बोली, नमस्ते जी, आप लोग मुझसे मिलने आए थे ना? मैं संजना, नवीन जी की धर्मपत्नी। तो सभी दोस्त चौंक कर नवीन से बोले, अरे नवीन, ये कौन है? तो नवीन ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, यही, हाँ यही है मेरी पत्नी। यह सुन सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए बोले, तभी तुमने शादी में नहीं बुलाया ना, कहाँ से उठा लाए इसे, कुछ ज्यादा ही सुंदर है भाभी जी तो। तभी नवीन ने तेज आवाज से संजना को कहा कि अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। संजना सभी को आश्चर्य से देख रही थी कि इतने पढ़े लिखे होकर भी सब लोग सुंदरता को ही महत्व देते हैं, क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? रोती हुई अंदर चली गई। रात को नवीन शराब पीकर घर लौटा तो शराब के नशे में वह संजना के बहुत नजदीक आ गया। सुबह जब नवीन की आंखें खुली तो संजना बेड पर बैठी थी और उसे बेड पर देखते ही नवीन ने उसे धक्का दिया और कहा, दूर हटो यहाँ से। तो संजना बोली, लेकिन रात को अपने शराब के नशे में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नवीन बोला, रात गई बात गई, अब अपना मुंह बंद करो, समझी? कुछ दिनों बाद संजना की माँ का फोन आया। तभी कावेरी जी संजना के पास आकर बोली, अपनी माँ को कहो कि कुछ रुपयों की जरूरत है तो भेज देंगे। तो संजना आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी। तभी कावेरी जी फिर बोली, ऐसे क्या देख रही हो? उनके सर के इतने बड़े बोझ को उतारा है हमने, तो अब क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? तभी अचानक संजना का जी मिचलाने लगा तो उसने तुरंत माँ को फोन काटा और जल्दी से बाथरूम में जाकर
उल्टियां करने लगी। ये देख कावेरी जी चौंक गई और जाकर संजना की चोटी पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाई और बोली, ये किसका पाप ले आई रे? कलूटी, तू मेरा बेटा तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। तभी वहां नवीन अभी आ गया और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, ये बच्चा चाहे किसी का भी हो लेकिन इसे गिराना ही पड़ेगा। तभी संजना गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं माँ जी, ये इसी घर का चिराग है। मैं नवीन जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जब दोनों नहीं माने तो संजना ने अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। तो संजना के माता पिता आए और नवीन और उसकी मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर बोले कि साहब, हमारी बेटी बस चलन नहीं है। तो कावेरी जी बोली, तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हमारा बेटा तो इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता है। ना जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थोप रही है। संजना की पापा नवीन के पैरों में गिरकर बोले, बेटा, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। वो आपके अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख संजना ने उन्हें उठाकर कहा, बस पापा, अब आप इनके सामने हाथ नहीं फैलाइएगा। मेरी खुशी के लिए आप यहाँ से जाइए और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा बोले, नहीं बेटी, तुझे इसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं? तो संजना चिल्लाकर बोली, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं कि बेटी की अर्थी ससुराल से ही उठती है। संजना के मम्मी पापा रोते हुए वहां से चले गए। तो नवीन ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, बहुत बहादुरी आ गई है ना तुम्हारे अंदर, अभी चल सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों ने मिलकर संजना को कमरे में बंद कर दिया और नवीन के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। नवीन के लिए दूसरा रिश्ता तो मिल जाता है, लेकिन उन लोगों ने पहले रिश्ते के बारे में पूछा। तो नवीन के माता पिता ने कहा कि हमारी पहली बहू बहुत ही बद चलन थी, इसलिए उसे नवीन ने छोड़ दिया और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे। नवीन देखने में बहुत सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसलिए लड़की वाले भी कोर्ट में शादी के लिए राजी हो गए। तीसरे दिन नवीन और रवीना की कोर्ट में शादी हो गई। जब रवीना दुल्हन बनकर उस घर में आई तो कावेरी जी ने संजना से कहा कि देखो, हमने नवीन की दूसरी शादी कर दी है, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम जबरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाना खाकर काम में लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे के साथ साथ तेरा भी राम नाम सत हो जाएगा। संजना की भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह सास की बात मानकर और खाना खाकर काम में लग गई। तभी नई बहू रवीना ने कावेरी जी को आवाज लगाते हुए कहा कि मम्मी जी, जल्दी से मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह देखकर सब चौंक गए। तो कावेरी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ चल बहू, तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। जैसे ही कावेरी जी उसे कमरा दिखाकर वापस जाने लगी तो रवीना बोली, मम्मी जी, मेरे लिए एक गिलास जूस भेज देना। तो कावेरी जी बोली, हाँ हाँ बहू, अभी भेजती हूँ। और बाहर आकर संजना से बोली, अरे ओ कलूटी, हमारी नई बहू के लिए ताजा फलों का जूस बनाकर लेकर जाओ। तो संजना उसे जूस देकर आ जाती है। रवीना शाम को जीन्स टॉप पहनकर हाथ में पर्स ले कहीं जा रही थी। तो कावेरी जी बोली, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? तो रवीना ने कहा, क्या मम्मी जी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ और ये प्लीज मुझे बहू कहना बंद कीजिए। यह कहकर उसके पापा ने जो गाड़ी दी थी वो लेकर चली गई। कावेरी जी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे रोक सके। बहुत देर हो गई बेटा, रवीना बहू अभी तक नहीं आई, कावेरी जी ने नवीन से कहा। तो नवीन भी चिंतित होकर कहता है, आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ, आज उसे बोल ही दूंगा कि अब शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। रात को 2 बजे रवीना घर आई तो वे सब लोग रवीना के इंतजार में जागे हुए थे। उसे देखकर नवीन गुस्से में आकर कहता है, देखो रवीना, हमारे घर में शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। तो रवीना जोर से हंसने लगी, बोली, घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूं? मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में नहीं रहने वाली। आई बात समझ में? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से कावेरी जी कहती है, अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी हुई है, एक मिली बदसूरत और दूसरी बदतमीज। सुबह होते ही रवीना जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, मेरे लिए नींबू पानी भेजिए, मेरा सर फटा जा रहा है। तो नवीन बाथरूम से आकर बोला, देखो रवीना, यह रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो। तभी रवीना चिल्लाते हुए बोली, कौन से तुम्हारे हिसाब से नवीन? जब तुमने मेरे पापा से नोट की गुड्डी लेकर अपने जेब में डाली थी तब तो तुमने नहीं कहा था कि आपकी बेटी को कठपुतली बनाकर ले जा रहा हूँ। मैं आजकल के ख्यालों वाली लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जीऊंगी, समझे? रवीना सुंदर तो बहुत थी, लेकिन घर सुंदरता से नहीं, अच्छे संस्कारों से चलता है, जो रवीना में बिल्कुल भी नहीं थे। वो नवीन को बिल्कुल भी समय नहीं देती थी, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी और जब कोई टोकता तो अपने पापा का रोब झाड़ देती। अब धीरे धीरे नवीन की नजर रवीना की जगह संजना को ढूंढने लगी थी।
उसे अब संजना की अच्छाइयां दिखने लगी थी। इंसान को कोयले और हीरे में फर्क बहुत देर में ही समझ में आता है। आज जब नवीन ऑफिस से आया तो संजना किचन में काम कर रही थी। नवीन सीधा उसके पास गया और बोले, संजना तुमने खाना खाया? तो संजना कुछ बोल ही नहीं पाई, उसकी आंखें भर आई। जहां रवीना को किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं थी, वही संजना के भरोसे पूरा घर चल रहा था। एक दिन कावेरी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। जब संजना कमरे में झाड़ू लगाने आई तो उसने देखा कि कावेरी जी को बहुत तेज बुखार है, तो वो सारा काम छोड़ पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सिर पर रखने लगी। तभी रवीना चिल्लाती हुई अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार आवाज लगाई, मेरे लिए नींबू पानी लाइए, मेरा सर फटा जा रहा है। उतनी देर में वहां नवीन और उसके पिता आ जाते हैं। नवीन रवीना को एक थप्पड़ जड़ देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बोलने की? तभी रवीना चिल्लाते हुए बोली, अब तुम सबको इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। कावेरी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रवीना रोते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी देर में रवीना के पापा पुलिस को लेकर आ गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब अंदर कर दो इन सबको, मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हैं और उसकी मारपीट भी करते हैं। नवीन के पिता बोले, नहीं साहब ये झूठ है, हमने तो रवीना बेटी की हर फरमाइश पूरी की है, किसी बात पर कभी रोक नहीं लगाई। तभी कावेरी जी संजना का सहारा लेकर बाहर आई और बोली, ये क्या बोल रही हो समधी जी, आपकी बेटी को सर आंखों पर रखा, उसको ये सिला मिला हमें? और संजना की तरफ देखकर बोली, जिसको हमारी शिकायत करनी थी उसने तो कभी एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप सहती रही। कहते हुए कावेरी जी की आंखें भर आई। तभी नवीन भी आज पहली बार संजना को प्यार की दृष्टि से देखते हुए सोचने लगे कि संजना ने सिर्फ मेरे अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की। भगवान बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। अब मैं संजना को और मेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी संजना आगे बढ़कर बोली, नहीं सर, मेरे मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने रवीना मैडम को बदतमीजी करने पर हाथ उठाया था। संजना का यह भी डर था कि इन्हें मेरी और नवीन की शादी के बारे में पता न चल जाए, नहीं तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली। तभी रवीना भी अपने पापा से बोली, पापा अब आप इन लोगों पर लगाया केस वापस ले लीजिए, इन्हें जेल में नहीं भेजना मुझे। रवीना के पापा केस वापस ले लेते हैं और इंस्पेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। तभी रवीना संजना के पास जाकर उसके गले से लग जाती है तो सभी घर वाले और संजना हैरानी से रवीना को देखने लगे। रवीना आंखों में आंसू लिए बोली, संजना इन लोगों को बस यही दिखाना था कि तू दिल की कितनी अच्छी है। रवीना बोली, मैं कुछ समझी नहीं रवीना मैडम। मैडम नहीं, तेरी वही बचपन की सिर फिरी दोस्त शालू। तभी संजना बोली, शालू जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्त ही नहीं बनी। तभी रवीना बोली, हाँ मैं वही शालू जो बचपन में ही तुझे पलूटी बोलने वाले के दांत खट्टे कर दिया करती थी। तभी संजना चौंकते हुए बोली, तू और रवि से शादी? अरे संजना, मुझे पूरी बात तो बताने दे, तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। कुछ ही दिनों पहले मैं भारत आई थी, तो मैं आते ही तुमसे मिलने तेरे घर आई और वहां जाकर मैंने जब तेरे बारे में पूछा तो अंकल आंटी दोनों रोने लगे और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो पहले तो मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने के जुर्म में इन लोगों को जेल में डलवा दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि अगर जेल में डलवा दिया तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा तेरी अच्छाई का, जो मुझे बदचलन बोल रहे थे। इन्हें बताना भी तो जरूरी था कि जिस औरत ने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, जो देवता की तरह अपने पति को पूजती है, अगर वो बदचलन है तो रवीना जैसी बिगड़ी अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ शराब पीती है, उसको ये लोग क्या कहेंगे? मुझे आंटी ने बताया कि तुम नवीन जी से कितना प्यार करती हो और ये तेरे सांवलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को भी नहीं अपना रहे। सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने यह सब नाटक किया। संजना, ये मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब है, जिन्होंने मेरी और नवीन जी की झूठी शादी करवाई थी। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूं तड़पते देखा तो बहुत बुरा लगा मुझे। सोचा यह नाटक अभी रोक दूं, पर तुझे तेरा हक भी तो दिलाना था, इसलिए उस रात को मैं दोस्तों के साथ पार्टी बनाने का बहाना लेकर बाहर चली गई थी ताकि तुझे बुरा ना लगे। तभी नवीन रवीना के पास आकर बोला कि रवीना, रवीना तुझे रवीना कहूँ या शालू ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने सच में हम सबकी आंखें खोल दी। तुम्हारे इस बर्ताव के बाद ही हम सबको संजना की अच्छाई नजर आई। इतना कहकर नवीन संजना के पास जाकर बोला कि मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन यकीन मानो संजना, मुझे एहसास हो गया कि अच्छी सुंदरता के साथ अच्छे गुण भी होने चाहिए। अगर गुण भी हो
सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोख में मेरा ही बच्चा है, बस लोगों के तानों के डर ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया था। तभी कावेरी जी संजना के लिए गहनों को उनके हाथों में थमाते हुए बोली कि अब समझ में आ गया कि घर दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से संवरता है। शालू बेटी, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो संजना जैसे हीरो को हम कोयला समझ बैठे थे। बोलते बोलते कावेरी जी की आंखें भर आईं। तभी संजना बोली, प्लीज आप सब लोग माफी मत मांगिए, देर से ही सही मुझे मेरा हक मिल गया, और वो भी हमारी बचपन की दोस्त शालू के कारण। शालू, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं। तभी शालू बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। इतना कहकर शालू अपने घर चली गई। शाम को नवीन के पिता ने संजना के पिता को फोन किया और बोले, आपने सही कहा था समधी जी, आपकी बेटी जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। इतना सुनते ही संजना के माता पिता भी खुश हो गए कि चलो देर से ही सही, लेकिन हमारी बेटी को उसका अधिकार ही मिल गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।